Hello students, welcome to online platform of MGCI, Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। पिछली क्लास में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये दोनों इवेंट्स कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले इवेंट कौन सा होगा? सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि अश्योर्ड फर्टिलाइजेशन की श्योरिटी के लिए। लास्ट लेक्चर में एंडोस्पर्म के टाइप्स हम देख चुके हैं, कितने प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। और ऐसी कैटेगरीज जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है या फिर एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, उसके भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो आगे चलें बच्चों, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आज आगे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आपको दो चीजें पढ़ना पड़ेगी। एक तो मोनोकॉट का देखेंगे एम्ब्रियो और एक डाइकॉट। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होगा कि चलाजल एंड पे डेवलप होगा? तो सबसे पहले तो माइक्रोपाइलर एंड पे था क्या? माइक्रोपाइलर एंड पे क्या था? जाइगोट। जाइगोट कैसे आ गया? बिकॉज एग अपैरेटस कहाँ था? माइक्रोपाइलर एंड पे। तो एग अपैरेटस से जाइगोट बना था और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। ये जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि एम्ब्रियो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो हम क्या बताएंगे? माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्या था? जाइगोट। तो बच्चों जाइगोट की बात करें तो जाइगोट कैसा था हमारा? सिंगल सेल्ड था। जाइगोट इज सिंगल सेल्ड। प्लॉइडी 2n, बट सिंगल सेल्ड था। अब देखो इसमें कंटिन्यूअसली क्या होते जाएंगे? माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होंगे। अब माइटोटिक डिवीजन के बाद इसने क्या किया? दो सेल्स, एक होगी क्या? एम्ब्रियोनल सेल, दूसरी होगी सस्पेंसर। वन विल बी एम्ब्रियोनल एंड अनदर विल बी सस्पेंसर। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि जो सस्पेंसर है ये लगातार कुछ इस तरीके से बढ़ेगी और ये जो एम्ब्रियो है इसकी सेल्स ऐसे डिवाइड होंगी, इस तरह से सेल्स डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो। अब इनिशियल जो एम्ब्रियो था हमारा, ये कौन सा एम्ब्रियो है? दिस इज प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद ये गोल बना है, दैट इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होने के बाद इसमें कुछ ऐसे डिविजन्स होंगे जो सेल्स को कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे। मतलब आप बता सकते हैं कि इस रीजन में डिवीजन ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू द इनर वन। तो अब इसका डायग्राम किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज हार्ट शेप। ये कैसा शेप हो गया? हार्ट शेप। अब लास्ट में आ जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। लास्ट में आएगा मैच्योर एम्ब्रियो। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें डाइकॉट की, तो डाइकॉट में मिलता है हॉर्स शू शेप्ड। बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है
इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सबसे पहले तो किस जगह हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों होता है? बिकॉज जाइगोट वहां पर लोकेटेड है। जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे लोकेटेड था, इसलिए एम्ब्रियो भी वहीं बना। अब बनेगा कैसे? कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। पहले प्रो एम्ब्रियो बना, देन ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप्ड और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। बेटा ये जो सस्पेंसर है, इस सस्पेंसर का काम क्या है? ये पुश करती है, पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। कहाँ? एंडोस्पर्म, ताकि नरिशमेंट ले सके एम्ब्रियो। सस्पेंसर का काम है पुश करना एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। ठीक है। सो ये जो इनिशियल स्टेजेस है ना एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, यहां तक ये अर्ली स्टेजेस सिमिलर है। किसमें? सिमिलर इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट। बेटा इसमें और भी डिटेल आता है, पहले हम 4 सेल स्टेज बोलते हैं, देन ऑक्टेंट बोलते हैं, बट अभी इतना ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, अर्ली स्टेजेस सिमिलर है डाइकॉट्स में एंड मोनोकॉट्स में। क्लियर है? अब एनसीईआरटी देख लें कि एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. कल से इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब तक थोड़ा सा एंडोस्पर्म ना बन जाए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू नहीं होता। This is an adaptation to provide assured nutrition. Though the seeds differ greatly, early stages of embryo development are similar in both monocot and dicot. The zygote give rise to proembryo. देखो सबसे पहला क्या था? proembryo, then globular embryo, then heart-shaped embryo, and then mature embryo. क्लियर है? तो ये सारे रीजन्स आपको याद रखना है कि अलग अलग शेप के एम्ब्रियोज बनते हैं। अटिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम बात करेंगे एक डाइकॉट एम्ब्रियो की। देखो डाइकॉट में क्या याद रखना है? अगर हम डाइकॉट को देखें तो डाइकॉट एम्ब्रियो कुछ ऐसे होगा बेटा। इसके 2 कॉटिलेडन्स आपको दिखेंगे। ठीक है। तो अब एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स भी तो होते होंगे। एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स होंगे जो कॉमन है। क्या पार्ट्स होंगे बेटा? एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा होगा कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल लीव्स। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में होता क्या है? देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 रीजन्स है। एक होगा एपिकोटाइल, एक होगा हाइपोकोटाइल। अब एपी मतलब ऊपर है, ये किसके ऊपर है? क्या लेवल है? एपिकोटाइल मतलब अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स। अगर हम बात करें हाइपो तो ये कहां पर है? बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स। ठीक है। अब बेटा आपकी एनसीईआरटी ने तो लेबलिंग सिर्फ किसे करी है? एक तो बता दिया है कॉटिलेडन्स को, एक बोला है कि ये जो पोर्शन है दिस इज व्हाट, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है। तो रेडिकल और रूट कैप जिस पोर्शन से अराइज होंगे वो है हाइपोकोटाइल।
ये कॉटिलेडन्स है, कॉटिलेडन्स का लेवल इस कॉटिलेडन्स के लेवल्स के नीचे है, दैट इज हाइपोकोटाइल। अब इसके लेवल के ऊपर है तो हम बोलते हैं एपीकोटाइल। एनसीईआरटी ने तो एक लाइन लिखी है, उसी के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है। एपीकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लीम्यूल। किसमें टर्मिनेट हो रहा है? प्लीम्यूल में। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बनाता है आगे चल के पता है आपको? प्लीम्यूल मतलब फ्यूचर शूट, ये बनाएगा शूट अपेक्स। वैसे ही रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट। तो एक डाइकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दी, देखो जरा। सबसे पहले तो 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, उसके बाद आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस मिला। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपने देखा हाइपोकोटाइल, एपीकोटाइल। एपीकोटाइल कहां पर खत्म हो रहा है? प्लीम्यूल में जाके। प्लीम्यूल क्या करेगा? प्लीम्यूल आगे चल के शूट बनाएगा। ठीक, ये अपन ने देखा था ना, डाइकोट एम्ब्रियो में पहला नंबर था अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा था आपका कॉटिलेडन्स। नाउ इसके बाद जो हाइपोकोटाइल पोर्शन है, ये रेडिकल को बनाएगा। रेडिकल के टिप पे आपको मिलता है रूट कैप। पर एपीकोटाइल पोर्शन ने जो शूट बनाया, वो शूट टिप या शूट अपेक्स कहला सकती है। तो ये 2 कॉटिलेडन है इसमें, तो दोनों कॉटिलेडन क्या करेंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं। पर मोनोकॉट में यही है क्या? नहीं बेटा, मोनोकॉट में थोड़ा सा डिफरेंट है। मोनोकॉट की अगर हम बात करें, मोनोकॉट एम्ब्रियो, क्लियर है? तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी बनाती है जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है? तो वो ऐसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी ना, उस तरीके से, है ना? देखो ये क्या है? यहाँ पर कुछ टिश्यूज है, यहाँ पर कुछ टिश्यूज है। अब एक पॉइंट पे इधर देखो, यहाँ पर ये ऐसा पोर्शन है ना। अब ये है क्या? जब हम बात करते हैं, इसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, इसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब यहाँ पर सीधा बना दिया हमने प्लीम्यूल। क्या है? प्लीम्यूल ऊपर टिप। इधर क्या हो जाएगा? रेडिकल, रूट कैप। अब मोनोकॉट्स को माना जाता है कि मोनोकॉट्स कहां से आए? डाइकॉट से डिराइव हुए। तो यहाँ कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल है। दिस इज व्हाट एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट को बोला जाता है दिस इज रेमिनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलेडन। मतलब ये बचा हुआ पार्ट है, बता रहा है कि किसी समय पर ये क्या था? दिस वॉज देखो, अब उसने बता दिया कि ये किसी समय पर डाइकॉट था। अब इसके अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा, ये सी टिश्यूज फिल्ड है ना? यहाँ पर भी अपन देख लें तो ये टिश्यूज फिल्ड है, इधर पोर्शन में टिश्यूज आ गई। अब ये जो टिश्यूज है, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि इन टिश्यूज में क्या काम है। जैसे वहां पर हमने देखे थे अलग अलग रीजन्स, वैसे इधर भी अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें अब एक चीज समझना कि ये जो कॉटिलेडन बनाया है, कॉटिलेडन, इस कॉटिलेडन का नाम क्या है? दिस कॉटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। क्या बोला इसे? स्क्यूटेलम। दिस इज सो क्यूट ना, सो क्यूट, तो स्क्यूटेलम। दिस इज सिंगल शील्ड शेप्ड। कैसा है ये?
शील्ड शेप्ड कोटिलेडन, सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलेडन है। ठीक, अब यहां पर आपको कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव शीट दिखती है, कोलियोप्टाइल। क्या होगा? कोलियोप्टाइल। ये याद रखना, पी से प्लीम्यूल और प्लीम्यूल को कवर करने वाला है कोलियोप्टाइल। ठीक, वैसे ही अगर हम रेडिकल की बात करें, यहां पर कवरिंग शीट क्या होगी? कोलियोराइजा। अब एनसीईआरटी के शब्द एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। कोलियोप्टाइल है क्या? हॉलो है, फोलियर स्ट्रक्चर है, किसको एनक्लोज करेगा? एनक्लोजिंग फ्यू लीफ प्रीमोडिया। अरे अब यंग स्टेम आने वाली है, ब्रांचेस आएंगी, तो लीफ प्रीमोडिया। क्लियर है? हॉलो स्ट्रक्चर है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। पर अगर हम बात करें अनडिफरेंशिएटेड शीट, एनसीईआरटी बोलती है अनडिफरेंशिएटेड शीट। तो अनडिफरेंशिएटेड शीट जो इनक्लोज कर रही है किसको? रेडिकल को। ये है बेटा किसका डायग्राम? मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपको याद रखना है शील्ड शेप्ड कोटिलेडन से स्क्यूटेलम। प्लॉइडी पूछ सकते हैं, क्या प्लॉइडी होगी? ये स्क्यूटेलम किसका पार्ट है? कोटिलेडन है ना। कोटिलेडन मतलब जो फीमेल प्लांट होगा, नॉर्मली अगर डिप्लॉइड है तो इसकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी? डिप्लॉइड। इसमें एंडोस्पर्म है क्या? दिख रहा है? यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब हम सीड देखेंगे, अरे भैया एम्ब्रियो है ना, जब सीड का फॉर्मेशन होगा उस सीड में देखेंगे कि एंडोस्पर्म मोनोकॉट्स में बचा रहता है क्या, उसमें हम लेबल करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो। एनसीईआरटी खोल लें। A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is known as epicotyle, which terminates into plumule or stem tip. Cylindrical portion below the level of cotyledon. याद करो, हमने cylindrical portion बनाया था. Cylindrical portion दिख रहा है ये? Cylindrical portion below the level of कोटिलेडन इज हाइपोकोटाइल, जो टर्मिनेट होगा रेडिकल या रूट टिप में। द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप। मोनोकॉट एम्ब्रियो में देखो, ये डायग्राम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर डाइकॉट का देख लिया था आपने, फिर इसके बाद यहाँ मोनोकॉट में स्क्यूटेलम हो गया, कोलियोप्टाइल शूट अपेक्स को कवर कर रहा है, एपीब्लास्ट हो गया। सो अ टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें एक ही कोटिलेडन है। ग्रास फैमिली में इसे हमने बोल दिया स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम मीन्स व्हाट? सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलेडन। कहाँ है? टॉप पे है क्या? बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साइड में है लेटरली। एट दिस एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप enclosed in, देखो आ गया शब्द, undifferentiated sheath called coleorhiza। तो रेडिकल और रूट कैप को इंक्लोज करने वाला अनडिफरेंशिएटेड शीथ क्या है? कोलियोराइजा। नाउ द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। अब यहाँ पर स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है ना, स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ कहीं क्या आ जाएगा? एपिकोटाइल। ठीक है, नेक्स्ट, एपिकोटाइल हैज शूट अपेक्स एंड लीफ प्रीमोडियम, जिनको एनक्लोज कौन करता है? एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल। तो मतलब कोलियोप्टाइल क्या है? हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग
few leaf primordial. ठीक है, so this completes about embryo. Now एम्ब्रियो के बाद चलते हैं सीड्स. क्यों सीड्स पढ़ना पड़ेगा? अरे भाई, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे हो आप. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जब आपने ओव्यूल से शुरू किया, ओव्यूल ने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग सेल था वो मेल गैमिट से फ्यूज होकर जाइगोट बना. अब जाइगोट एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. अब मैच्योरिटी आने तक एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सीड में. तो एक्चुअल में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? ओव्यूल. तो हम सीड को बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट है ये, या फिर ओव्यूल का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो बना सीड. ठीक है, देखो यहाँ पर एंजियोस्पर्म में सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइनल प्रोडक्ट. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. आपने क्या बोला इसे? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स. अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, बेटा ध्यान रखना, हाँ, सीड की अगर हम बात करें तो सीड में 3 पार्ट्स हैं. पहला क्या है? सीड कोट. दूसरा हो गया कॉटिलेडन्स. तीसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो. तो ये 3 पार्ट आपको याद रखना है. सीड कोट, सीड कोट में क्या आता है? आउटर सीड कोट टेस्टा, अंदर वाला सीड कोट आता है टेगमेन. तो टेस्टा और टेगमेन, ये टेस्टा किससे बना है? आउटर इंटेग्यूमेंट से. ओव्यूल में आउटर इंटेग्यूमेंट था ना. टेगमेन किससे बना है? इनर इंटेग्यूमेंट से. क्लियर है? नाउ seeds are formed inside the fruits. A seed typically consists of seed coat, cotyledon and embryonal axis. Cotyledon क्या करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है. थिक है, स्वॉलन है. किसके कारण फूल गया ये? फूड स्टोरेज के कारण से. एज इन लेग्यूम्स, आप देख सकते हो ना दालों में, दालों में जो स्प्लिट करते हैं वो क्या है? कॉटिलेडन्स तो है. मेच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. अभी मैंने आपको एंडोस्पर्म जब पढ़ाया था तब ये डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म या तो पूरा कंज्यूम हो सकता है या फिर रिमेनेंट बचा रह सकता है. तो अब देखो उसके नाम दे दिए उन्होंने. मेच्योर सीड्स या तो नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसमें कोई भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं है. क्यों नहीं बचा है एंडोस्पर्म? क्योंकि पता है आगे चल के तो मुझे 2 कॉटिलेडन मिलेंगे. तो ये जनरली किस में मिलता है? देखो जिसमें नहीं बचा तो कंज्यूम हो गया. सो दिस इज फाउंड इन दी डाइकॉट्स. मेजॉरिटी डाइकॉट्स में मिलेगा ये, पी ग्राउंडनट में. पर एल्ब्यूमिनस सीड्स, जो बेचारे जानते हैं कि हम मोनोकॉट्स हैं और मोनोकॉट्स को आगे चल के एक ही कॉटिलेडन मिलना है, तो इस कंडीशन में वो अपने पास एंडोस्पर्म बचा के रखते हैं. इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड. यहाँ पर देखो सीरियल्स आ गए. और एक समझदार डाइकॉट भी इसमें आता है, दैट इज कैस्टर. Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of the nucellus are also persistent. मतलब ये न्यूसेलस भी बचा रहता है. एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट. दिस रेसिडुअल persistent nucellus is called as पेरिस्पर्म. इसका मतलब जो हमने सीड की बात कर रहे हैं वो सीड को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ सीड्स. पहला एंडोस्पर्मस. इसी को हमने बोला एल्ब्यूमिनस, है ना. एंडोस्पर्मस और एल्ब्यूमिनस. दूसरी कंडीशन नॉन एंडोस्पर्मस. या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस.
है ना, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्ब्यूमिनस। तीसरी कैटेगरी है पेरिस्पर्मिक। अब इन सीड्स के बारे में देख लें कि एंडोस्पर्मस मतलब क्या होता है। एंडोस्पर्म परसिस्ट, बचा है, किसमें बचेगा? एंडोस्पर्म उसी में बचेगा जिसको पता है कि आगे खतरा है, मुझे कम भोजन मिलने वाला है। तो एंडोस्पर्म किसमें परसिस्ट रहता है? मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में आपके सीरियल्स आ जाते हैं। और एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है डाइकॉट का, जो है केस्टर। केस्टर भी किसमें आता है? एंडोस्पर्मस में। नॉन एंडोस्पर्मस में क्या है? एंडोस्पर्म यूज्ड अप, या फिर बोल सकते हैं कंज्यूम्ड। ये मेनली कैसे हैं? जिन्हें पता है कि हमें तो भरपूर भोजन मिलेगा, मोस्टली डाइकॉट्स। और एक और स्पेसिफिक याद रखना है, एक जो मोनोकॉट है जो इसी में आएगा, दैट इज ऑर्किड। आई बात समझ में? पेरिस्पर्मिक में ये है रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। किसमें मिलेगा? ब्लैक पेपर, बीट। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंडोस्पर्मस क्या है, एल्ब्यूमिनस क्या है। ठीक है, एंडोस्पर्मस एल्ब्यूमिनस में कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज एंडोस्पर्म शब्द से समझ में आ रहा है कि एंडोस्पर्म बचा है, या एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म रिमेनेंट है। किसमें बचेगा? जिसे लगता है आगे चल के उसके पास कम खाना है, और ऐसा कौन है? मोनोकॉट सीड्स। पर नॉन एल्ब्यूमिनस जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जिन्हें कि हमको तो आगे चल के बहुत खाना मिलेगा, तो हम तो पूरा ही खाना इस बार खा लेते हैं। सो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मस, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मस, वो है मोस्टली डाइकॉट्स। पर एक मोनोकॉट भी है जो इसी कैटेगरी में आ गया, दैट इज ऑर्किड। यहां पर देख सकते हो रेमिनेंट ऑफ न्यू सेल्स, पेरिस्पर्म्स। अब देखो यहां पर इंटेग्यूमेंट्स के बारे में बताया है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूज हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। हमने अभी देखा ना टेस्टा और टेगमेन। सो दिस गेट हार्डन्स, हार्ड हो गई प्रोटेक्शन के लिए। दिस इज व्हाट? टेस्टा एंड टेगमेन। माइक्रोपाइल का काम क्या है? माइक्रोपाइल एक छोटा सा अपर्चर है, याद करो जब हमने ओव्यूल बनाया था, इस केस में भी हमने माइक्रोपाइल बनाया था। ये माइक्रोपाइल था पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए। बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, और एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि सीड में माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, क्या पोलन की एंट्री है, तो हम बोल देते हैं यस। जबकि सीड बन चुका है ना, पोलन ट्यूब थोड़ी एंटर करेगा। तो माइक्रोपाइल अगर सीड में बात करें तो वहां किस काम आता है? फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। कब? जर्मिनेशन के समय, जब सीड मैच्योर होता है, उस सीड के मैच्योरेशन में धीरे 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 पानी कम होता जाता है, तभी तो वो स्पॉइल नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। यहाँ पर कितना मॉइस्चर कंटेंट आपको रखना है सीड पे? 10 to 15%। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन। क्यों भैया? सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्पीशीज को प्रोलिफरेट करने में मदद करता है। तो जब कंडीशन देखी सीड ने कि अनफेवरेबल है, बहुत तेज बारिश है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और अगर मैं जर्मिनेट हो गया तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। फिर सीड ये डिसाइड करता है कि कुछ समय तक मैं शांत बैठ जाऊं, डोरमेंसी में चला जाऊं। सो दिस इज व्हाट अबाउट इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। और एक फेवरेबल कंडीशन अगर आ गई, जैसे एडिक्यूट मॉइस्चर, ऑक्सीजन सूटेबल टेम्परेचर, याद रखना है यहाँ पे टॉम,
टर्म क्या है? टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर ये प्रॉपर मिल गया तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। फिर क्या दे रहे हैं? As the ovules mature into seed, अब ओवरी का क्या हुआ ये भी तो देखें। Ovary develops into fruit. It transforms ovule into the seed and ovary into the fruit. ये जो प्रोसेस है आपको ये साथ साथ होता है ना। अगर क्वेश्चन आए कि ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन सीड में और ओवरी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट में, पहले कौन होगा? बोलना कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, दोनों प्रोसेसेस साथ में चल रहे हैं। फ्रूट्स दो प्रकार का हो सकता है, या तो फ्लैशी या फिर, देखो इसे हम फ्रूट्स की बात कर ले तो फ्रूट्स में ये फ्रूट क्या है? राइपेंड, पकी हुई ओवरी है। इसकी वॉल को क्या बोला? फ्रूट वॉल इज पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प के पास दो रास्ते हैं, या तो ये डिफरेंशिएट हो जाए या फिर बोले नहीं मैं तो पेरिकार्प की पेरिकार्प ही रहूंगी, अनडिफरेंशिएटेड। अब डिफरेंशिएटेड किसमें होगी? अगर ये डिफरेंशिएटेड हो जाती है और फ्लैशी बन जाती है तो ऐसे फ्रूट्स को हमने बोला फ्लैशी। फ्लैशी फ्रूट्स में एग्जाम्पल, ओ माय गॉड, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा। ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, ठीक है, ये फ्लैशी फ्रूट्स हो गए। पर अगर अनडिफरेंशिएटेड है और हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है तो इसे हमने बोला ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में एग्जाम्पल, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं? MGCI। एग्जाम्पल MG, दैट इज मस्टर्ड, ग्राउंडनट। है ना। तो ये फ्रूट्स को आपने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस कि पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएटेड है दैट मीन्स यहां पर एपी मिलेगा आपको, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये तीनों चीजें मिलती है इसमें, ठीक है। पर अगर अनडिफरेंशिएटेड है तो उसका एग्जाम्पल है ड्राई फ्रूट्स बोले जाते हैं, मस्टर्ड एंड ग्राउंड। बेटा आप जानते हो कि ओवरी से ही फ्रूट बन रहा है, तो ओवरी से अगर फ्रूट बनता है दिस इज ट्रू फ्रूट। पर अगर हम बोले पार्ट्स अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा अगर पार्ट से बने तो हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स में एग्जाम्पल आपको याद रखना है फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल में आ जाएगा एप्पल, कैश्यू, काजू, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो यहां पर फ्रूट में सीड होगा, हाँ होगा ना, फ्रूट में सीड होगा क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर है तो सीड तो होगा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना सीड का फ्रूट बने? हाँ बिल्कुल, बिना सीड के फ्रूट बन रहा है, मतलब आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। देखो ना, फ्रूट्स में भी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ओ माय गॉड देखा था। फिर ड्राई हो सकते हैं ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड के फॉर्म में। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नाउ अब आप देखेंगे कि किस तरीके से फॉल्स फ्रूट के बारे में एनसीईआरटी देती है। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ। गिर चुके हैं ये,
नेक्स्ट, however in few species such as apple, strawberry, cashew, thalamus fruit formation करेगा, और ऐसे फ्रूट्स को आपने बोला false fruits. Most fruits however develop only from the ovary, और उसे आप true fruits बोलते हैं ज्यादातर majority. Although अगर फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन से बनते हैं तो उसमें सीड बनेगा, बट बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे तो सीड होगा क्या? नहीं. बेटा ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स आप याद कर लेना. ये बीन्स के बारे में दिया है. बीन्स मतलब डाइकॉट है. देखो डाइकॉट में एंडोस्पर्म था क्या? नहीं, इसलिए यहाँ डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा. पर एक ऐसा डाइकॉट, याद रखना दिस इज कैस्टर, एक ऐसा डाइकॉट जिसमें एंडोस्पर्म बचता है ना. एंडोस्पर्मिक का सीड का एग्जाम्पल देखा था ना, कैस्टर. बेटा दिस इज व्हाट कैरंकल, अंकल नहीं कैरंकल. ये क्या करता है? शुगर है, शुगरी सब्सटेंस है, अट्रैक्ट एंड्स, चींटियों को अट्रैक्ट करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखो ये डायग्राम, पर्पल डायग्राम. दिस इज व्हाट अनियन. अब अनियन बताओ मोनोकॉट है. मोनोकॉट है मतलब एंडोस्पर्म बचा रहेगा. दिख रहा है क्या एंडोस्पर्म? हाँ ये दिखा. मेज, मेज में क्वेश्चन आ सकता है कि एंडोस्पर्म, ये इसकी प्लॉइडी बताओ. अरे भैया मेज हो कि कोई भी डाइकॉट हो, एंडोस्पर्म तो डबल फर्टिलाइजेशन से बना है, तो प्लॉइडी क्या होगी? 3n. और एंडोस्पर्म की ही एक लेयर होती है, दिस इज नोन एज एल्यूरॉन. ये किससे बनी है? प्रोटीन. और क्योंकि ये प्रोटीन रिच लेयर है इसीलिए इसकी प्लॉइडी भी क्या होती है? 3n. डन. अब देखो नीचे जो डायग्राम दिए हैं अबाउट द फॉल्स फ्रूट. ठीक है, नीचे डायग्राम्स आपको दिए फॉल्स फ्रूट के बारे में. एप्पल दिया है आपको, सीड्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ये थैलेमस बता दिया है जो एडिबल पार्ट है. नाउ दिस इज स्ट्रॉबेरी. देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, याद करो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये देखो मैं आपको हनी बी, जब जेनेटिक्स में, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पढ़ते हैं हनी बी में ड्रोन. ड्रोन कैसे डेवलप होते हैं? पार्थेनोजेनेसिस से. वैसे ही यहाँ पर प्लांट में कार्पी, कार्पल रिलेटेड विथ प्लांट्स, तो पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट. नेचुरल पार्थेनोकार्पी किसमें मिलती है? बनाना में. पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. तो एनसीईआरटी ने बताया नहीं हमको, बताया है पीजीआर में, वहां मेंशन है ऑक्सिन की एप्लीकेशन से हम सीडलेस टोमेटो, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ग्रेप्स एटसेट्रा डेवलप कर चुके हैं, और ये ऑक्सिन के कारण से पॉसिबल हुआ है. ऑक्सिन कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट पार्थेनोकार्पी. अब देखते हैं हम कि सीड्स में क्या एडवांटेजेस है सीड होने का. सीड ऑफन सर्व दी सेवरल एडवांटेजेस. फर्स्टली, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, याद रखो seed formation is more dependent on water. पानी नहीं होगा तो seed का formation नहीं होगा. Also seed have better adaptive strategies. किस लिए? dispersal के लिए better adapted है. Next, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट को ले जाना है, स्प्रेड करना है, तो क्या पौधा ले जाओगे? नहीं. आप किसके फॉर्म में डिसेमिनेट करोगे, डिस्पर्स करोगे? सीड के फॉर्म में. एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, सफिशिएंट फूड रिजर्व है, यंग सीडलिंग्स को नरिशमेंट मिलता है. किसकी मदद से? कॉटिलेडन्स की मदद से. क्योंकि अभी वो बेचारे कॉटिलेडन्स
के कारण से ही खाना ले सकते, फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकते। हार्ड सीड कोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation। तो देखो कितना सारे फंक्शंस सीड के। पहली चीज तो सीड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है तो वेरिएशंस लाएगा। सीड एक बहुत अच्छा तरीका है डिस्पर्सल का, एक जगह से दूसरी जगह कोलोनाइज करने के लिए। सीड के अंदर एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए? एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए चाहिए कॉटिलेडन्स। जो सीडलिंग यंग है, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, फिर भी कॉटिलेडन्स की मदद से वो खाना एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन के लिए सीड में ऐसा क्या है? एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए सीड कोट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे सीड बना, सीड में क्या पार्ट्स थे, क्या बिना सीड के फ्रूट बन सकता है? हाँ, एग्जाम्पल हमने देखा। नेचुरली पार्थेनोकार्पी किस में मिलती है? बनाना में। इंड्यूस हो सकती है ऑक्सिन की मदद से। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि सीड में ऐसी क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसे सीड्स में ऐसी क्वालिटी होती है जिससे वो एग्रीकल्चर का आधार या बेसिस माना जाता है। तो सीड इज द बेसिस फॉर एग्रीकल्चर। 2 पॉइंट है, डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी। सो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर स्टोरेज। अरे पानी अगर रहेगा तो माइक्रोबियल अटैक हो जाएगा, फंगल अटैक हो जाएगा, खराब हो जाएगा सीड। इसलिए सीड को हम डिहाइड्रेट करते हैं और उसमें डोर्मेंसी है, तभी तो वो बहुत सालों तक भी स्टोर किया जा सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सालों तक जो सीड को स्टोर करा है। 2 एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है बेटा। पहला आपको मिलेगा ल्यूपिनस, कहाँ गया ये रहा, ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्कटिकस कहाँ से एक्सकेवेट हुआ? आर्कटिक टुंड्रा। कितने सालों बाद जर्मिनेट होने का रिकॉर्ड है? 10,000 सालों बाद। और 2000 सालों बाद कौन जर्मिनेट हुआ? फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा। कहाँ से डिस्कवर किया इसे, एक्सकेवेट किया? किंग हेरोल्ड पैलेस नियर दी डेड सी। आई बात समझ में? तो 2 हैं, आपको याद रखना है। एक ल्यूपिनस, ल्यूपिनस का ईयर याद रखें। ल्यूपिनस का ईयर है 10,000 साल बाद। क्या सिर्फ इसने फ्लावरिंग करी? क्या सिर्फ जर्मिनेट हुआ? देखो यहाँ एनसीईआरटी लिखती है, सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स स्पीशीज for several years. Some seeds can remain alive for hundred of years. There are several records of these seeds. अब इसमें यहाँ पर याद रखना है कि इसने क्या क्या किया। आर्कटिकस ने 10,000 साल बाद भी जर्मिनेट होके फ्लावर दी, तो जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग दिखाया। आर्कटिक टुंड्रा, ठंडी जगह, जर्मिनेट एंड फ्लावर। एक आता है आपका फिनिक्स, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा में ईयर याद रखना। डेट है ये, डेट पाम, खजूर। डेट ज्यादा सालों तक नहीं चलनी चाहिए, कम साल है 2000। कौन गया डेट पे? किंग हेरोल्ड। और बेचारे कुछ नहीं मिला तो डेड सी में कूद गए। देखो एक छोटा सा निमोनिक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2000 इयर्स किसका था और 10,000 किसका था। तो 10,000 लुपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट हुआ, जर्मिनेट भी हुआ, फ्लावरिंग पे भी आया। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा डेट पाम 2000 इयर्स किंग हेरोल्ड पैलेस से एक्सकेवेट हुआ नियर द डेड सी। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस, हाइब्रिड सीड्स। एपोमिक्सिस में बहुत डिटेल होती है, पर हम उसे एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। सो एपोमिक्सिस, देन हाइब्रिड सीड्स, summary and PYQs. Thank you so much.